नमो नारायण। आयुर्वेद के इस प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में आचार्य चरक कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी कि आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो गया, उसे कोई बीमारी हो गई, उसकी बीमारी को ठीक करना, लेकिन साथ ही कहा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखना भी आयुर्वेद का उद्देश्य है। और इस स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर बनाए रखने के लिए इन ग्रंथों में सैकड़ों नियम बताए गए हैं, जिनको अगर एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली में ले आता है तो हमेशा वो बीमारियों से, समस्याओं से बचा रहेगा, ऊर्जावान अनुभव करेगा, बेहतर अनुभव करेगा और उसका जीवन सुखद होगा। उन्हीं नियमों में से जो स्वानुभूत नियम है, यानी कि जिनका प्रयोग हमने स्वयं किया और अपने जीवन में बदलाव देखे, ऐसे 26 नियम मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन 26 नियमों को अगर आप आज से समझ करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे इनको जीवन में जोड़ते जाते हैं, तो मैं पक्का कहता हूं कि स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा, ऊर्जा का स्तर अलग होगा, बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आप एक नया जीवन अनुभव करोगे। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूंगा, चाहे आपका पाचन हो, चाहे आपकी नींद हो, चाहे ऊर्जा हो, आपकी शरीर में बल की बात हो, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर वजन कम करना चाहते हैं, हर तरीके से ये नियम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आपके शरीर को ये स्वाभाविक स्थिति में ले आएंगे, प्राकृतिक स्थिति में ले आएंगे और फिर शरीर एक सही संतुलन में आना शुरू हो जाएगा, जिससे हर समस्या का शमन हो सकेगा। तो इन्हीं शास्त्रों पर आधारित 26 नियमों को अब मैं आपके साथ साझा करता हूं। बड़े ध्यान से इनको आप समझें और अपने जीवन में लेकर के आएं। यहां पर हमारा सबसे पहला नियम है रात्रि आहार को लेकर के। देखिए, जो आहार आपने लिया उसके पचने का अलग अलग समय होता है। अगर बहुत हल्का आहार लिया है तो 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, अगर थोड़ा और भारी आहार लिया है तो 6 से 7 घंटे का समय, और अगर बहुत गरिष्ठ आहार आपने ले लिया तो वो 12 घंटे का समय भी ले सकता है। और अगर 12 घंटे का समय कोई आहार पचने में ले रहा है और उसे आपने लिया है 10 बजे 11 बजे, तो समझो कि पूरी रात की जो हीलिंग रिकवरी की जो आपका पूरा प्रोसेस था वो पूरा बिगाड़ दिया आपने। अब जो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के सुधार के लिए लगनी थी, अब वो पाचन पर केंद्रित रहेगी, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठेंगे तो आपको आलस्य अनुभव होगा, अच्छा अनुभव नहीं होगा, धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपको कई समस्याएं घेरने लगेंगी, आपकी नींद बेहतर नहीं होगी, कई तरीके की समस्याएं होंगी। तो पहला नियम क्या हुआ कि आहार को 6 से 7 बजे के बीच रखें और रात्रि के आहार को हल्का रखें। यह पक्का नियम आपका होना चाहिए और इसी से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। दूसरी बात है कि क्या आहार के साथ पानी का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके मैं अलग अलग नियम बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आहार से पहले आधा कप की मात्रा में अगर गुनगुने पानी का, हल्के गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, पीते हैं उसे, तो वो पाचन को उद्दीप्त ही करेगा, वो मंद नहीं करेगा। पहली बात, आहार के बीच में कुछ घूंट पानी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ग्लास भर के बैठे और वो पूरा गटक गए, ऐसा नहीं करना है, कुछ घूंट पानी लिया जा सकता है। भोजन के बाद केवल एक घूंट पानी को मुंह में लो, थोड़ी देर तक उसका मुंह में संचालन करो। इससे जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड हैं वो एक्टिव होते हैं और स्लाइवा उस पानी में मिल जाता है। ये स्लाइवा आपके पाचन को दुरुस्त करता है, मजबूत करता है और अच्छा रहता है। तो एक घूंट पानी भोजन के बाद लिया जा सकता है। तो ये पानी का अगर आप ध्यान रखते हैं इन 3 नियमों का, तो इससे आपके पाचन में सुधार होगा और आपको लाभ मिलेंगे। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरे स्थान पर यहाँ पर नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है। इस समय पर जागेंगे तो इस समय पर पहली बात कि हाई कॉस्मिक एनर्जी होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होता है। आप 4-5 दिन उठ करके देखें, स्वाभाविक आपको ज्यादा ऊर्जा अनुभव होगी, मन शांत लगेगा, प्रसन्न अनुभव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे आप। दूसरी बात, जब आप सुबह सही समय पर उठते हैं तो आपकी सर्केडियन रिदम जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही आपको सही समय पर रात्रि में नींद आएगी और सुबह सही समय पर अपने आप आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, जब आप सूर्य उदय को देखते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तो उससे कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल हल्का सा बढ़ता है और मेलेटोनिन हार्मोन का लेवल कम होता है। मेलेटोनिन हार्मोन नींद लाने वाला है, तो वो आलस्य भी लाएगा, स्वाभाविक बात है। कोर्टिसोल हार्मोन आपको सक्रिय करेगा, तो इससे आपको सुबह सुबह जो आप उठेंगे तो उससे सक्रियता अनुभव होगी, ऊर्जा अनुभव होगी और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करना शुरू करें, इस समय से लाभ लें। ये आपका तीसरा नियम हुआ। चौथे स्थान पर आपको वेगों को नहीं रोकना है। आयुर्वेद में वेग बताए गए हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है। कुछ होते हैं धारणीय वेग और कुछ होते हैं अधारणीय वेग। धारणीय वेग वो होते हैं जिनको आपको धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए,
वो क्या हैं? जैसे कि बहुत काम के भाव आ रहे हैं, क्रोध का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, मोह है, जो दूसरे मानसिक विकार होते हैं, इनको धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए आपको। और कुछ होते हैं अधारणीय वेग, जिनको धारण नहीं करना चाहिए। इसमें होते हैं जैसे मल का वेग है, मूत्र का वेग है, छींक का वेग है। अगर आपको नींद बहुत आ रही है, उसको आप रोकते हैं, खांसी आ रही है, उसको आप रोकते हैं। वीर्य के वेग को नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार से वेग होते हैं जिनको अगर आप रोकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे वीर्य के वेग को नहीं रोकना चाहिए, तो इसके स्पष्टीकरण के लिए पहले मार्गदर्शन किया गया है, डेडिकेटेड एक वीडियो आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उससे आप समझ लें कि वीर्य के वेग को ना रोकें, इससे अर्थ क्या है। तो ये आपका चौथा नियम हुआ कि आपको वेगों को नहीं रोकना है। अब इससे आगे पांचवा नियम है दंत धावन, यानी कि दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए। देखिए, जो आप ब्रश करते हैं, ब्रश से माइक्रो कट लग जाते हैं आपके गम्स में। साथ ही जो ज्यादा बड़े साइज का ब्रश यूज करते हैं या फिर ज्यादा देर तक ब्रश को रगड़ते हैं, तो उनके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो दांतों को छोड़ करके पीछे की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की समस्या बढ़ती जा रही है। तो आपको इससे बचना है और करना क्या है? सप्ताह में 3 बार आपको अपनी उंगली का प्रयोग करते हुए अपने दांतों को साफ करना है। इससे होता क्या है कि जो आपके मसूड़े हैं, उनकी एक मसाज होती है और उन तक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे आपके दांतों की जड़ें मजबूत होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से, जैसे पुराने समय में नीम की दातुन ले ली, उससे दातुन किया करते थे लोग, तो वो कितना उत्तम था। साथ ही आपने देखा होगा, आपके बड़े जो रहे, बुजुर्ग जो रहे, वो गरारे करते थे और जिह्वा का शोधन करते थे उंगली से। तो ये जिह्वा मूल शोधन आयुर्वेद में और हठ योग जैसे ग्रंथों में जिह्वा मूल शोधन का वर्णन है। अगर आप अपनी जिह्वा को पीछे से साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वहां बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया आपके पेट में जाकर के आपके पाचन को बिगाड़ते हैं। तो बीच की 2 उंगलियों से जिह्वा के पीछे की तरफ मूल में हमें हल्का हल्का रब करना चाहिए। ये होता है जिह्वा मूल शोधन और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों की सफाई करें और जिह्वा के मूल से आप सफाई करें, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। छठे स्थान पर आता है नेत्र प्रक्षालन, यानी कि आपको अपने आंखों को साफ करना है। और कैसे साफ करना है? आपको मुंह में पानी भरना है, अच्छे से मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भरे भरे आप अपनी आंखों के ऊपर पानी से छींटे लगाते हैं, तो उससे आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। ये बहुत विख्यात प्रयोग है आयुर्वेद के अंतर्गत, तो इसका आपको प्रयोग करना है। ये आपका एक और नियम हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए कहा गया है कि घर्षण स्नान करना चाहिए, यानी कि जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले एक आप या तो कॉटन का कोई तौलिया आदि ले लें या फिर आप अपने हाथों से ही ड्राई मसाज करें, अपने शरीर की घर्षण करें। इससे क्या होगा? इससे पहली बात तो ये कि प्राण का प्रवाह शरीर में बेहतर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बेहतर होना शुरू हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम आपके शरीर का जो होता है वो बेहतर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ नोड होती हैं आपके शरीर में पूरी फैली हुई, उनमें एक लिम्फ तरल भरा हुआ होता है जो शरीर में सर्कुलेट होता है और आपके शरीर से गंदगी को निकालने का काम करता है। तो ये डिटॉक्स का ही एक प्रणाली होती है, ये बेहतर होती है अगर आप घर्षण करते हैं अपने शरीर का ड्राई इस तरीके से। साथ ही इससे मसल्स की रिकवरी होती है, मसल्स बेहतर होती हैं, मजबूत होती हैं और अच्छे लाभ मिलते हैं। तो नहाने से पहले शरीर पर अगर आप घर्षण करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। इससे अगला नियम है कि भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करना है। जब आप बार बार खाते रहते हैं, आपने अब खाया और 15-20 मिनट के बाद फिर से आपने कुछ खा लिया, तो उससे बार बार पाचक रस जो है वो आपके पेट में निकलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और उससे आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या होना, अलग अलग तरीके की समस्याएं, अल्सर हो जाना पेट में, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो जो बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना है वो बिल्कुल गलत है। इससे मंदाग्नि भी कई बार होती है। जब आप बहुत ज्यादा ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो एक सीमा है हर एक चीज की, तो वो पाचक रस भी धीरे धीरे शुरू में ज्यादा निकलेंगे, फिर धीरे धीरे मंद होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाएगी और भोजन आपका पचेगा नहीं, भूख आपको लगेगी नहीं। तो आपको जब अच्छे से भूख लगे तब भोजन करना है और आपको फिर बीच में कुछ ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको विरुद्ध आहार से बचना है। कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको अगर आप साथ में खाते हैं तो वो आम बनाते हैं शरीर में। आम यानी कि एक तरीके से विष है, विष शरीर में ये बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे अगर आप घी को
और शहद को समान मात्रा में लेते हैं तो ये आम बनाएगा। अगर आप दूध को नमक के साथ प्रयोग करते हैं तो ये स्किन की समस्याएं पैदा करेगा और अलग तरीके की समस्याएं होंगी। अगर आप दूध को दही के साथ या किसी खट्टी वस्तु के साथ प्रयोग करते हैं, नुकसान होगा। अगर आप फलों को दूध के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे तरबूज आजकल प्रयोग किया जाता है, कोई अनार प्रयोग कर रहा है, अलग अलग फलों का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी विरुद्ध आहार है, ये भी आपको नुकसान देगा। तो इस तरीके के विरुद्ध आहार से आपको बचना है, तो भी आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रख सकते हैं। हमारे आचार्य ऐसा बताते हैं और इसका आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे अगला नियम है कि आपको आहार के बाद 100 कदम चलना चाहिए। आहार के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना, जो हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, जो हम करते हैं, 10 से 15 मिनट तक हम वज्रासन में बैठे और उसके बाद हम थोड़ा सा टहल लिए। और टहलना कैसे? बिल्कुल हल्के हल्के कदमों से टहलना। बहुत तेज चल रहे हैं वो तो फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा, उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको धीमी गति से हल्के हल्के कदमों से चलना है, वो आपके लिए काम करेगा। तो आहार ग्रहण किया, उसके बाद थोड़ी देर तक वज्रासन में बैठे, 10 से 15 मिनट गहरे सांस लिए कुछ, और उसके बाद आप 100 कदम चलें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए है कि आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में अगर आप सोते हैं तो इससे कफ बढ़ता है और पित्त बढ़ता है। कफ यानी कि आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा, शरीर में भारीपन बढ़ेगा। पित्त यानी कि आपको एसिड की समस्या भी होगी। और मैं अनुभव से अपने बताता हूं, कभी अगर ऐसा हुआ कि हमने आहार लिया और कुछ देर शयन कभी कर लिया, 1-2 बार जीवन में ऐसा हुआ है, तो हमने तुरंत अनुभव किया है कि पित्त का प्रभाव शरीर में बढ़ता है, चाहे वो पाचन में आपको अनुभव हो या फिर वो किसी दूसरे लक्षण के रूप में आपके सामने आए, लेकिन हाँ, पित्त का प्रभाव बढ़ेगा अगर आप दिन में दोपहर में शयन करते हैं। तो दिन का शयन अच्छा नहीं है, ऐसा आप समझो। और अगर आप थोड़ी बहुत देर तक शयन कर रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना। पहला ये कि आहार के तुरंत बाद नहीं सोना है, दूसरी बात ये कि 15 मिनट से अधिक नहीं सोना है। इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए शयन फिर भी किया जा सकता है, लेकिन जितना हो सके आप कोशिश करें कि रात्रि में अपनी नींद को बेहतर रखें और दिन में ना सोएं। इससे आगे नियम है कि रात्रि में आपको सही समय पर सोना चाहिए। रात्रि में अगर आप 9 से 10 बजे के बीच सो जाते हैं तो ये उत्तम समय होता है। अगर आप 10 से आगे के समय में जागते रहते हैं तो इसको हमारे यहाँ पे 9 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है, इसको राक्षस काल कहा गया है। और इस समय पर विचारों की चंचलता बहुत बढ़ती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि विचार ज्यादा भटकने लगते हैं, मन बहुत भागने लगता है, कामोत्तेजक विचार बहुत बढ़ने लगते हैं। इस तरीके की स्थितियां होंगी अगर आप देर रात तक जागते हो। तो 9 से 10 बजे के बीच आपको सो जाना है और 6 से 7 बजे के बीच जो आपने आहार किया, तो ये एक उत्तम समय बन जाता है आपके पूरे इस रात्रि के रूटीन का, और ये आपको बड़े लाभ देगा। तो रात्रि में सही समय पर शयन ये अनिवार्य है। इससे अगला नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना है, विवाह तक, विवाह पर्यंत करना है। अब इसको ऐसे समझें कि जिस तरीके से दूध में मक्खन होता है ना, इस तरीके से आपके पूरे शरीर में वीर्य धातु व्याप्त होता है। लेकिन जब आप गलत चिंतन करते हैं तो ये वीर्य धातु अधोगामी हो जाता है। जिस तरीके से दूध में मक्खन है उसको मथते हैं और उससे मक्खन अलग होता है, उसी प्रकार से आप जब कामोत्तेजक चिंतन या क्रिया करते हैं तो शरीर में व्याप्त वीर्य का अधोगमन होकर के वो आपके शरीर से बाहर जाता है। और जिस तरीके से दूध से मक्खन निकलने के बाद उसमें गुणवत्ता उतनी नहीं रहती, बल उतना नहीं रहता, उसी प्रकार से शरीर में भी उतनी क्षमता नहीं रहती है जब आपके वीर्य धातु का अधोगमन और शरीर से बाहर वो निरंतर जाता रहता है। तो सभी ब्रह्मचारी हों और सभी विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये अनिवार्य है। जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना आपके शरीर में ओजस बढ़ना शुरू होगा, यानी कि जो आपका धातु है वो अंदर ही व्यापने लगेगा, वो अंदर ही आपके शरीर को पुष्ट करने लगेगा एक तरीके से, और आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी, शरीर में बल होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा, एकाग्रता अच्छी होगी, बड़े लाभ आपको मिलेंगे। तो ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है स्त्री पुरुष दोनों के लिए, इस तरीके से समझना चाहिए। इससे अगला नियम है कि आपको अपनी प्राण शक्ति को बचाना चाहिए। प्राण शक्ति काम के विचारों में, क्रोध में, बहुत अधिक भोजन करने में और आवश्यकता से अधिक परिश्रम करने में प्राण शक्ति का क्षय होता है। ये इसके 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। जितनी प्राण शक्ति कम होती चली जाती है उतना ही आप बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं और आपके शरीर में रोग व्यापने लगते हैं। तो ध्यान रखना है आपको
कि जितना हो सके इन 4 चीजों से आप बचें, तो आपकी प्राण शक्ति रक्षित होगी, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर रहेगी। तो आप इन 4 चीजों का ध्यान रखें और अपनी प्राण शक्ति को सुरक्षित रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इससे अगला हमारा नियम है कि आपको डिटॉक्स अपने शरीर को करना है और इसके लिए 2 बिल्कुल आसान और उपयोगी तरीके हैं। पहला है उपवास, जिसको सभी कर सकते हैं। अगर पूर्ण उपवास नहीं हो रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं कि संध्या में 6 से 7 बजे का आपने आहार लिया और अगले दिन आप 12 बजे आहार ग्रहण कर रहे हैं। ये जो एक पूरी विंडो होगी ना, ये आपके शरीर में ऑटोफेजी के सिस्टम को ऑन कर देगी। ऑटोफेजी यानी कि शरीर में जो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनका प्रयोग करके शरीर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है और सेलुलर लेवल पर भी वो आंतरिक डिटॉक्स होने लगता है और आपको बड़े लाभ इससे मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये उपवास करते हैं, रात्रि में आपने भोजन लिया 6 से 7 बजे के बीच संध्या में और अगले दिन आपने 12 बजे आहार लिया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही आप बस्ती क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, एनिमा जिसे कहा जाता है। इस पर एक विस्तृत मार्गदर्शन पहले किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दिया जाएगा, वो आप देखें और उसका प्रयोग करें। ये 2 डिटॉक्स के तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आप देखेंगे। इससे अगला नियम है कि आपको रसायन का सेवन करना है। रसायन यहां पर मैं आपको कुछ बता देता हूं। त्रिफला, शिलाजीत, अश्वगंधा, आंवला और देसी घी, अगर इनका आपने सेवन किया तो आयुर्वेद में इसे आयु को बढ़ाने वाला, आपको रिजुविनेट करने वाला आपके शरीर को और आपको बीमारियों से बचाने वाला कहा है। तो इनका प्रयोग आपको कैसे करना है, इनके संबंध में अलग से डेडिकेटेड वीडियोस पहले बनाई गई हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दिए जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये चीजें बताई आपको, इनका आप प्रयोग करो। ये रसायन है, उत्तम है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। इससे अगला नियम है कि आहार में आपके मिट्टी, वायु और आकाश का संपर्क रहना चाहिए। मिट्टी का संपर्क कैसे होगा? जब आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे, तो तवा मिट्टी का प्रयोग आप कर सकते हैं, हांडी मिट्टी के प्रयोग कर सकते हैं और भी कुछ नहीं तो घर में एक घड़ा रखें जिसमें आप जल प्रयोग करें। तो इससे मिट्टी के संपर्क में जब जल रहेगा तो वो तत्व आपके अंदर जाएंगे और लाभ मिलेगा। खाने को खुला रखते हुए बनाएं। खुला खाने को रखेंगे तो आकाश के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। पहले तो जो भोजन बनता था वो खुले में बाहर बनता था, उस पर सूर्य की किरणें भी पड़ती रहती थी, तो वो तो बड़ा ही उपयोगी था। लेकिन आज के समय में ये उतना संभव नहीं है। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि मिट्टी के, आकाश के और वायु के संपर्क में हम अपने आहार को रखें। तो प्रेशर कुकर का प्रयोग करना आप बंद कर दो, एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग करना आप बंद कर दो और इस तरीके से भोजन को पकाओ, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में ये नियम भी बड़े बदलाव लाएगा। इससे अगला नियम है कि आपको सुबह उठ करके जितनी इच्छा हो उतना जल ग्रहण करना है। ऐसा मत सोचना कि 2-3 गिलास पानी पिएंगे तभी लाभ मिलेंगे, नहीं, जितनी इच्छा है उतना पानी पियो। लाभ इससे क्या होगा? पहला लाभ ये है कि हाइड्रेट होंगे आप, रात भर में पानी की जो कमी पड़ी शरीर में उसकी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा लाभ ये है कि पित्त जो बढ़ा हुआ होता है, कई लोगों को एसिड बढ़ा हुआ होता है, वो कम हो जाएगा और वो शरीर से बाहर भी जाना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो सलाइवा आपके मुंह में सुबह होता है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पाचन को दुरुस्त करते हैं। तो आप जब सुबह बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो वो जो एंजाइम्स हैं, वो जो सलाइवा है, वो आपके पेट में जाता है, आपके पाचन को दुरुस्त करता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह आपको उठ के पानी पीना है, ये आपको बड़े लाभ देगा। इससे अगला नियम पानी से संबंधित ही है कि आपको बैठ करके पानी पीना है, ये भी लाभदायक होगा। हमेशा नहीं कहूंगा, कहीं बाहर आप हैं, वैसी स्थिति नहीं है, अलग बात है, लेकिन अपने घर पर ये नियम बना सकते हैं कि बैठ करके पानी पिएं। कुर्सी पर बैठ के पीते हैं ठीक है, अगर उकड़ू बैठ करके पीते हैं तो और अच्छा है। इससे होगा ये कि जो आपके ईसोफेगस स्फिंक्टर होते हैं, एक वाल होती है जो ईसोफेगस आहार नाल होती है आपकी, वो बेहतर रहती है। साथ ही वायु का संतुलन आपके शरीर में बेहतर बना रहता है, वायु नहीं बिगड़ती है आपकी, जिससे घुटनों का दर्द और दूसरे दर्दें जो शरीर में हैं वैसी स्थितियां नहीं बनती हैं। तो इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। इससे अगला नियम है कि घूट घूट करके पानी पीना है। ये कहा गया है कि आहार जो है, भोजन जो है, उसको पियो और पानी को आप खाओ, यानी कि मुंह में थोड़ी देर तक लो, संचालन करो मुंह के अंदर, तब अंदर लो आप, ये बड़ा काम करेगा। अब इससे वही बात है, जो स्लाइवरी एमिलीज होते हैं वो आपके इस पानी में मिल जाते हैं और ये स्लाइवा है, मैंने आपको बताया कि ये आपके पाचन तंत्र को बहुत सुधारता है और अगर पाचन ठीक है तो शरीर की पूरी प्रक्रिया अपने आप ठीक होती चली जाएगी, ऐसा समझो। तो ये जो धीरे धीरे घूट घूट करके पानी पीना है, ये आदत आपको आज से ही बनानी है।
इससे अगला नियम है कि आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें पानी बहुत रखा हुआ ठंडा हो जाता है, आप यूं यूं से पी रहे हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ठंडा पानी पिएंगे तो आपके शरीर को अंदर जाकर के वो ठंडा करेगा और फिर शरीर को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी दोबारा अपने आप को गर्म करने के लिए। इस प्रोसेस को थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। जब ये प्रोसेस चलता है तो जो कई बार ऊर्जा आपके पाचन के लिए लगनी चाहिए थी, शरीर उसका प्रयोग अपने आप को गर्म करने के लिए प्रयोग उसका करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से पाचन आपका डिस्टर्ब होता है। तो भोजन के बाद ठंडा पानी ये तो जहर के समान है ही, लेकिन यूं भी आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखें। हमारे आचार्यों ने यह भी कहा कि आहार के, भोजन करने के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि उस स्थिति में भी जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, जो आपके पाचन की तरफ हो रहा होता है, वो आपकी स्किन की तरफ होना, बाहरी शरीर की त्वचा की तरफ होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आपका पाचन बाधित होता है। तो आहार लेने के तुरंत बाद स्नान करना यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा आप ना करें। इससे अगला नियम है पादाभ्यंग, यानी कि पैरों के तलवे में आपको तेल की मालिश करनी है। आप या तो सरसों के तेल से कर लें या फिर घी से कर लें। और अगर आप तेल लगाया आपने और आपके पास कांसे की बनी हुई, कांसा जो धातु होता है उसकी बनी हुई कटोरी है, तो उससे अगर आप अपने पैर के तलवे की मालिश करते हैं घी या तेल लगा करके, तो आप देखेंगे कि वो काला पड़ जाएगा थोड़ी देर में। और ये मान्यता है कि इससे डिटॉक्स होता है आपका शरीर, शरीर का शोधन होता है। साथ ही बहुत सारे आपके पैरों में ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों से संबंधित होते हैं, वो भी सारे इससे स्टिमुलेट होते हैं और आपका पाचन सुधरता है। तो पादाभ्यंग बड़ा विख्यात अभ्यास है हमारे यहाँ पर, तो इसका आप प्रयोग करें, इससे लाभ लें, ये बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। इससे अगला प्रयोग है नाभि पूरण, यानी कि नाभि में तेल का प्रयोग करना। स्नान करने के बाद आप लेट जाओ, थोड़ा सा तेल लो, नाभि पर उसको ऐसे बीच में डालो और उससे थोड़ी देर तक मालिश करते रहो, नाभि के ऊपर, अंदर और आसपास थोड़ा सा। तो ये नाभि पूरण का अभ्यास होता है। इसमें तेल कौन सा प्रयोग करना है? अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको तिल का तेल प्रयोग करना है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको नारियल का तेल प्रयोग करना है। और अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको सरसों का तेल नाभि पूरण के लिए प्रयोग करना है। नाभि पूरण के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन सनातन हठयोग चैनल पर किया गया है, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको पूरी स्पष्टता हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे आचार्यों ने अधोमुख निद्रा को भी वर्जित बताया है, यानी कि अगर आप नीचे की तरफ मुंह को रख के यानी उल्टा लेट करके अगर सोते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हार्ट के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है, पाचन तंत्र के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है, पाचन बिगड़ता है, लंग्स के ऊपर दबाव आता है, जिससे कि सांस छोटी हो जाती है और शरीर में प्राणवायु का स्तर घटता चला जाता है। तो अधोमुख निद्रा, उल्टा लेट करके सोना, ये भी आपको नहीं करना है। और अंतिम हमारा यहाँ पर जो नियम है वो ये है कि आपको प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना है और प्रतिदिन आपको आसनों के अभ्यास करने हैं। 5 प्राणायाम अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, शारीरिक मानसिक दोनों तलों पर। प्राणायाम अद्भुत शक्ति रखता है और इसके लिए आपको हम एक वीडियो सजेस्ट करेंगे जो 5 प्राणायाम उसमें प्रतिदिन करने वाले बताए हैं सनातन हठयोग पर ही। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से देख करके ये प्राणायाम जरूर करें। और एक हमने क्रम बताया है 15 मिनट का, केवल 15 मिनट तक आपको कौन से व्यायाम करने हैं, वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो आसनों के अभ्यास आप करने शुरू करें और सनातन हठयोग पर आपको समय समय पर और भी मार्गदर्शन आसनों के लिए प्राप्त होते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये 26 नियम हैं जिनका हमने अपने जीवन में प्रयोग किया, स्वानुभूत हैं और इनसे हमने लाभ लिए। हमें लगा कि आपके साथ हम इनको जरूर साझा करें, जिससे कि आप भी इनसे लाभ लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा और आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को भी निश्चित रूप से बदलेंगे। तो आज के लिए यही एक विस्तृत मार्गदर्शन आपके लिए था। जानकारी अगर उपयोगी लगी है तो इसको अपने अन्य बंधुओं के मंगल के लिए भी उन तक पहुंचाएं और इस स्थान पर नए हैं तो अवश्य जुड़ें। बाकी भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।